नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जिसने अरब दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप के रिश्तों की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। ये कहानी है सिंध पर अरबों की जीत की। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सदियों से जो लोग व्यापार में साझेदार थे, वो अचानक जंग के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, 8वीं सदी में जो हमला हुआ, उससे बहुत पहले से अरब और भारत के बीच काफी गहरे रिश्ते थे। और ये रिश्ते तलवार के नहीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति पर टिके हुए थे। सोचिए, एक तरफ तो सिंध और मालाबार के तटों पर सदियों पुराने व्यापारिक रास्ते थे। मसालों, रेशम, घोड़ों का खूब लेन देन होता था। और वहीं दूसरी ओर अरब व्यापारी भारत के तटीय इलाकों में बस भी रहे थे, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रसार भी शांति से हो रहा था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दोनों का फायदा था। तो फिर जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तो ये शांति का माहौल बिगड़ा कैसे? असल में एक ही घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और वही इस हमले की वजह बनी। हुआ ये कि सिंध के तट के पास कुछ अरब जहाज़ों को लूट लिया गया। इसके जवाब में इराक का जो ताकतवर गवर्नर था, अल हज्जाज, उसने फौरन राजा दाहिर से मुआवजे की मांग की। राजा दाहिर ने साफ कह दिया कि भाई, ये समुद्री लुटेरे मेरे बस में नहीं हैं। और बस इसी इनकार को बहाना बना लिया गया और फौजी कार्रवाई का फैसला हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई सिंध पर चढ़ाई। और इस हमले की कमान किसके हाथ में थी? एक बहुत ही युवा लेकिन बहुत ही काबिल कमांडर के। सिर्फ 17 साल। जी हां, मोहम्मद बिन कासिम, जो इतनी बड़ी फौज को लीड कर रहा था, उसकी उम्र महज 17 साल थी। ये बात उस जमाने के हिसाब से भी कमाल की थी। और साल 712 में तो जैसे सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला बोला और सबसे पहले देबल के बंदरगाह पर कब्जा किया। इसके बाद हुआ रावर का वो बड़ा युद्ध, जिसमें राजा दाहिर हार गए और मारे गए। और इसके साथ ही ब्रह्मणाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहर भी अरब सेना के कब्जे में आ गए। मतलब विजय अभियान पूरा हो गया। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि इस जीते हुए इलाके पर हुकूमत कैसे की जाएगी, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनेगा। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने क्या किया। देखिए, ज्यादातर मामलों में जो आम लोग थे, उन्हें अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई। हाँ, ये सच है कि जो गैर मुस्लिम थे, उन पर जजिया नाम का एक टैक्स लगाया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक होशियारी ये भी की कि लोकल लोगों को ही एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। और ये कोई चंद सालों की बात नहीं थी, लगभग 150 साल। सोचे, 150 साल तक सिंध और मुल्तान पर अरबों का शासन रहा। और इतने लंबे समय में ये इलाका इस्लामिक कल्चर और लर्निंग का एक बड़ा सेंटर बन गया। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सार पर आते हैं। सिर्फ एक लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि लंबे समय में इसका क्या असर हुआ, इसकी विरासत क्या रही, उसे समझते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक हमला था, बस एक आक्रमण? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी विरासत काफी जटिल है। देखिए, इसके नतीजे को हमें दो तरह से देखना होगा। एक तरफ तो उनकी फौजी ताकत एक हद के बाद रुक गई। राजपूत राजाओं ने उन्हें रोका, और भी कई वजह थी कि वो उत्तर भारत में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो सांस्कृतिक असर था, वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। ये भारत में इस्लाम की पहली राजनीतिक एंट्री थी, और यहीं से एक नए कल्चरल लेन देन का दौर शुरू हुआ। और ये लेन देन कमाल का था। भारत का जो ज्ञान था, खासकर मैथ्स में, वो अरब दुनिया तक पहुंचा। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की बातें शेयर हुईं। यहाँ के मेडिकल ग्रंथों को पढ़ा गया, समझा गया। और मजे की बात यह है कि यही ज्ञान बाद में अरबों के जरिए यूरोप तक पहुंचा। तो एक तरह से भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया इस रास्ते से। और हाँ, राजनीतिक तौर पर इसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था। भारत में ये जो पहली मजबूत पकड़ बनी, इसने आने वाले समय में तुर्क हमलावरों के लिए कह सकते हैं एक रास्ता खोल दिया। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? एक तरफ तलवार से हासिल की गई जीत थी, तो दूसरी तरफ ज्ञान का एक ऐसा अद्भुत लेन देन भी था। तो इतिहास इस नए दौर की शुरुआत को कैसे याद रखे? सिर्फ एक जीत के तौर पर या एक बड़े बदलाव के तौर पर? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचने की जरूरत है।